झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एवं बिठूर के पेशवा नाना साहेब 1857 की क्रांति में अग्र श्रेणी के क्रांतिकारी थे, ऐसा हमें एनसीईआरटी की पुस्तकें बताती हैं। वही एनसीईआरटी की पुस्तकें हमें अनेकों कारण भी बताती हैं कि क्यों उन्होंने 1857 की क्रांति में अपनी सहभागिता दी थी, परंतु वही राजकीय पुस्तकें हमें उन इतिहासकारों के मत से परिचित नहीं कराती जो यह मानते हैं कि 1857 की क्रांति में उनकी सहभागिता स्वेच्छा से नहीं थी। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। यदि हम नाना साहेब के विषय में दृष्टि डालें तो इतिहासकार आरसी मजूमदार, एसबी चौधरी, नरहर कुरुंदकर, रिचर्ड कोलियर यह नहीं मानते कि कानपुर में जो विद्रोह हुआ उसका सूत्रपात करने वाले नाना साहेब थे। यही समस्त इतिहासकार यह स्वीकार करते हैं कि नाना साहेब के कानपुर डिवीजन के कमांडर व्हीलर से एवं वहां के कलेक्टर हिल्सडॉन से अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध थे। ऐसे संबंध थे जैसे एक राजा के दूसरे मित्र राजा से होते हैं। वह उनके साथ बिलार्ड्स, स्नूकर जैसे खेल भी खेला करते थे। इतिहासकार पीजीओ टेलर एवं पीसी गुप्ता ने इनके रिकॉर्ड्स भी अपनी पुस्तकों में प्रस्तुत किए हैं। वहीं यदि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में हम दृष्टि डालें राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात, तो उनके द्वारा जो ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखे गए हैं 1853-1854 में, वह पत्र क्यों लिखे गए हैं? इसी कारण से कि स्वर्गवासी महाराज गंगाधर राव के दत्तक पुत्र आनंद राव को ब्रिटिश सरकार स्वीकार करे उनके उत्तराधिकारी के रूप में। इन पत्रों में झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वर्गवासी महाराज गंगाधर राव के पिता शिवराव भाऊ की ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा का भी उल्लेख किया है। उन्होंने गंगाधर राव के अन्य पूर्वज जैसे कि राव रामचंद्र की ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा का भी उल्लेख किया है, जिन्हें ब्रिटिश सरकार की ओर से यह अनुमति मिल गई थी कि वह अपने दुर्ग पर यूनियन जैक का ध्वजारोहण कर सकते हैं। परंतु जब ईस्ट इंडिया कंपनी दामोदर राव को उनके उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करती है, तो वह कानूनी मार्ग अपनाते हुए अपने वकील के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष अपील करती है। डीबी परासनीस के अनुसार जब ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी अपील डिसमिस कर देती है, उनकी पेंशन बांध देती है, लेकिन उसका विड्रॉल की भी अनुमति नहीं देती है, उन्हें अपने दुर्ग को छोड़ने पर विवश कर देती है, उसके पश्चात झांसी की रानी का जीवन एक सन्यासी जैसा हो गया था। वह एक दिन में घंटों पूजा पाठ किया करती थी, उनमें कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा शेष नहीं बची थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1857 की तथाकथित क्रांति से पूर्व एक और झांसी की रानी जिनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अत्यंत ही क्रूर व्यवहार किया, उनकी दिनचर्या एक सन्यासी के रूप में हो गई थी। दूसरी ओर नाना साहेब जो ईस्ट इंडिया कंपनी से अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध रखते थे, दोनों ही केसेस में उनके त्वरित निर्णय बदलने का कोई कारण स्पष्ट नहीं होता। तो ऐसे कौन से कारण थे उन्हें क्रांति का अचानक नेतृत्व करना पड़ा? यदि हम नाना साहेब के संदर्भ में बात करें तो 1857 की क्रांति का आरंभ होता है बैरकपुर में। तो उसे आरंभ करने वाली थी बंगाल आर्मी, जिसमें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, कैवलरी, आर्टिलरी तीनों ही आती थी, जिनका रिक्रूटमेंट प्रमुख रूप से अवध क्षेत्र से, गंगा दोआब, रोहिलखंड क्षेत्र से होता था। कैवलरी और आर्टिलरी रेजिमेंट में मुख्य रूप से मुसलमान सैनिक होते थे। कानपुर में भी यही बंगाल आर्मी स्टेशन थी। जब बैरकपुर में, मेरठ में विद्रोह होता है, उसके पश्चात कानपुर में भी विद्रोह होता है। कौन करता है? सेकंड बंगाल कैवलरी रेजिमेंट। इस सेकंड कैवलरी रेजिमेंट ने जो इन्फेंट्री रेजिमेंट कानपुर में थी उनको भी अपने साथ कर लिया था, और यही बहुसंख्यक मुसलमान सैनिक कानपुर के विद्रोह का कारण बनते हैं। तो बैरकपुर में बंगाल आर्मी विद्रोह करती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का यह अनुमान था कि वही बंगाल रेजिमेंट कानपुर में भी है, तो यह संभावना हो सकती है कि शीघ्र ही कानपुर में भी विद्रोह की आग फैल जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक जो वहां पर तैनात थे, मेजर जनरल व्हीलर, हिल्डरसन, वह यह निर्णय लेते हैं कि हम नाना साहेब की सहायता से एक अस्थायी मोर्चे का निर्माण करेंगे, जिससे हम अपनी रक्षा भी कर पाएंगे। वह मोर्चा ब्रिटिश अधिकारियों की रक्षा तो करेगा ही, अपितु जो ब्रिटिश अधिकारियों के परिवार हैं, उनकी स्त्रियां हैं, उनके बच्चे हैं, क्रांतिकारी उन्हें कोई हानि ना पहुंचाए, इसके लिए वह अस्थायी मोर्चा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उस एंट्रेंचमेंट मोर्चे का निर्माण होता है, उसमें लगभग 1000 ब्रिटिश नागरिकों को रखा जाता है, जिसमें से 400 स्त्रियां, बच्चे थे। इस संपूर्ण अस्थायी मोर्चाबंदी का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि नाना साहेब अंग्रेजों के साथ यह मोर्चाबंदी करवा रहे थे। फिर आती है 4 जून 1857, जब कानपुर में विद्रोह हो जाता है। रात्रि के समय ही वह सशस्त्र सैनिक अंग्रेजी अधिकारियों के बंगलों पर हमला कर देते हैं, और कानपुर कैंटोनमेंट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास राजकोष था, शस्त्र थे, गोला बारूद था, उसे लूट लेते हैं। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाना साहेब को यह जिम्मेदारी दी थी कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी के कोष एवं शस्त्रागार की रक्षा करने का दायित्व संभालेंगे। तो इसका अर्थ यह भी हुआ कि जब क्रांतिकारी शस्त्रागार कोष लूटने आ रहे होंगे, तो नाना साहेब की सेना ने रक्षात्मक कार्रवाई भी तो की होगी। इसका उत्तर स्वयं तात्या टोपे देते हैं
जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें बंदी बनाकर उन पर अभियोग चलाया था तो वहां पर उनके बयान दर्ज हुए थे। तात्या टोपे ने उस अभियोग में अपने एक वक्तव्य में यह स्पष्ट किया है कि इन्फेंट्री और कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने उन्हें एवं नाना साहेब को जिस कमरे में कोष रखा हुआ था उस कमरे में बंदी बना लिया था और उन विद्रोही सैनिकों ने हमारे पास यही विकल्प छोड़े थे कि या तो हम मृत्यु स्वीकार करें या फिर उनका औपचारिक नेतृत्व करें। उस औपचारिक नेतृत्व में भी सैनिक सर्वप्रथम तो यह चाहते थे कि नाना साहेब उनके साथ उनकी सेना का नेतृत्व करते हुए दिल्ली चलें, जहां पर सहस्त्रों गाजी युद्ध कर रहे हैं। परंतु नाना साहेब को यही विकल्प बेहतर लगा कि कानपुर में रहकर वह औपचारिक नेतृत्व संभाले इस भीड़ तंत्र का। तो यहां पर यह भी स्पष्ट है कि नाना साहेब के सामने डू और डाई, करो या मरो जैसी स्थिति थी। उनके पास यही विकल्प थे, या तो विद्रोही सैनिकों द्वारा वे मारे जाएं या फिर विद्रोही सैनिकों के लिए वे लड़ें, और यदि विद्रोही सैनिक अपने उद्देश्य में सफल होते हैं तो संभवतः वे उन्हें बिठूर वापस सौंप दें, उन्हें पेशवा बना दें। यदि असफल होते हैं तो यह भी संभावना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मारे जाएं। उन्होंने यह विकल्प चुना कि अभी अस्थायी तौर से जब तक विद्रोह अपनी चरम सीमा पर है तब तक औपचारिक रूप से नेतृत्व करना युक्ति संगत लगता है। इतिहासकार एस.एन. सेन एवं इतिहासकार पी.सी. गुप्ता यह मानते हैं कि तात्या टोपे ने जो वक्तव्य दिए हैं उसमें कुछ अंश मात्र तो सत्य अवश्य है। वह अंश मात्र सत्य यही है कि नाना साहेब तात्या टोपे व्यवस्था के कारण 1857 की क्रांति के नेता बने थे, परंतु औपचारिक रूप से नेतृत्व स्वीकार करने से क्या उनकी घनिष्ठता व्हीलर से कम हो गई थी? नहीं, इतिहासकार यह भी मानते हैं क्योंकि अब वे क्रांति के सहभागी थे, उनके नेतृत्वकर्ता थे, तो क्रांतिकारी क्या करने जा रहे हैं, क्या योजना बना रहे हैं, इसका ज्ञान उन्हें होता था। इसी का लाभ उठाकर उन्होंने मेजर जनरल व्हीलर को यह भी सूचना दे दी थी कि आपने जो अस्थायी मोर्चाबंदी करी है, क्रांतिकारी शीघ्र ही उस पर आक्रमण करने वाले हैं। नाना साहेब की औपचारिक स्वीकृति के पश्चात यही नारे लगते हैं, खुल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म नाना साहेब का, फौज बहादुर की। कानपुर रेजिडेंसी पर हरा झंडा लहरा दिया जाता है। बादशाह बहादुर शाह जफर के नाम में सिक्के भी जारी करवाए जाते हैं। इस्लामिक हिजरी कैलेंडर अस्तित्व में आ जाता है। जिहाद की घोषणाएं भी होने लगती है और जिहाद किस प्रकार से क्रियान्वित होगा इसके लिए डंकन होटल में योजनाएं बनने लगती हैं। किसके नेतृत्व में? नाना साहेब के नेतृत्व में नहीं, नूर मोहम्मद नामक एक व्यक्ति के नेतृत्व में, जिसे सहयोग मिलता है काजी वसीउद्दीन एवं अजीमुल्लाह का, जो नाना साहेब के दीवान थे, विशेष सलाहकार थे। नाना साहेब उन्हें अपना गुरु भी मानते थे। इन्हीं काजी नेतृत्व में अंग्रेजों ने जो अस्थायी मोर्चाबंदी की थी उस पर जिहाद की घोषणा हो जाती है। जिहाद की घोषणा के पश्चात उस पर आक्रमण कर दिया जाता है 6 जून 1857 को। अस्थायी मोर्चे में जो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे वह अपनी आत्मरक्षा करते हैं 20 दिन तक, परंतु वह 20 दिन उनके लिए अत्यंत ही पीड़ादायक थे। लगभग 250 व्यक्तियों की प्राण हानि हो जाती है क्योंकि खाना पीना रसद सामग्री वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। अंततः मेजर जनरल ह्यूज व्हीलर 26 जून को आत्मसमर्पण करने का निर्णय लेते हैं। मेजर जनरल ह्यूज व्हीलर उस क्रांतिकारी सेना से नाना साहेब से केवल यही चाहते थे कि उन ब्रिटिश अधिकारियों के परिवारों को कोई हानि ना हो, उन्हें एक सेफ पैसेज मिल जाए जिससे वह अपने परिवारों को उस स्थान से सुरक्षित निकाल कर ले जा सके, जिसके लिए नाना साहेब स्वीकृति दे देते हैं। परंतु वह सैनिक जो नाना साहेब को बंदी बना चुके थे, जिनके मन में दीन का उन्माद था, उनके लिए नाना साहेब के वक्तव्य अणुमात्र भी महत्व नहीं रखते थे। उनके लिए यह जिहाद था। जब मेजर जनरल ह्यूज व्हीलर उन स्त्रियों बच्चों को लेकर अपने साथ नावों में सवार होकर जा रहे थे तो सेकंड कैवलरी के मुस्लिम सैनिकों ने उन पर फायरिंग कर दी। वह निशस्त्र स्त्रियां, बच्चे किसी प्रकार से अपनी जान बचाने के लिए कोई पानी में कूद गया, किसी ने डूबकर मरना स्वीकार किया, कोई चिल्ला रहा था कि हम पर गोली मत चलाओ। मेजर जनरल ह्यूज व्हीलर ने सफेद झंडा उठाने का भी प्रयास किया कि संभवतः यह देखकर वह हम पर फायरिंग बंद कर दें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसी घटना को सती चौरा नरसंहार कहा जाता है, जिसमें 300 व्यक्तियों की तथाकथित तौर पर हत्या की गई थी सेकंड कैवलरी द्वारा। यह भी कहा जाता है कि अंतिम समय पर जब नाना साहेब को इसकी सूचना लगी, उन्होंने उस स्थान पर पहुंचकर सैनिकों को रोकने का प्रयास किया, परंतु सैनिक भी उनकी नहीं सुन रहे थे। अंततः येन केन प्रकार से उन्होंने 125 नागरिकों की प्राण हानि होने से बचाई, उन्हें बीबी घर में रखने का आदेश दिया। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि इस घटना के पीछे काजी वसीउद्दीन का प्रमुख रूप से हाथ था। एन.के. बेहरे यह मानते हैं कि इस घटना की योजना अजीमुल्लाह ने की थी। इसी घटना में मेजर जनरल ह्यूज व्हीलर की भी मृत्यु हुई थी, उनके परिवार के सदस्यों की भी मृत्यु हुई थी। इस घटना की बर्बरता की गूंज लंदन तक पहुंची और लंदन के चित्रकारों ने पेंटिंग बनाई जिसमें वह दिखाते हैं कि मिस व्हीलर किस प्रकार से बंदूक चलाकर
उन बर्बर क्रांतिकारियों से अपनी रक्षा कर रही है। सेकंड कैवलरी रेजिमेंट के विद्रोही अधिकारियों ने फायरिंग करके सिर्फ कत्लेआम ही नहीं किया, उन्होंने माले गनीमत भी लूटा। ही सैनिकों ने ह्यूज व्हीलर की पुत्री मार्गरेट उसका अपहरण कर लिया, उसे इस्लाम में कन्वर्ट किया और उसे एक सेक्स स्लेव की तरह बनाकर रखा। ऐसी ही एक वेदना भरी कथा एमी होर्ने की भी है। एक सैनिक मोहम्मद इस्माइल खान ने उसका अपहरण किया और वह सैनिक उसे एक मौलवी के पास ले गया। उस मौलवी ने उसके गर्दन पर तलवार रख दी और उसके सामने दो ही विकल्प रखे, इस्लाम अपनाओ या मरो। उस मौलवी के समक्ष उस थर-थर कांपती स्त्री ने अपने जीवन की रक्षा करने के लिए इस्लाम अपनाना ही उचित समझा। डब्ल्यू.जे. सेफर्ड ने इन घटनाओं का वर्णन करते हुए यह भी बताया है कि जिन क्रिश्चियन लड़कियों का अपहरण किया जा रहा था सतीश चोरा घाट से, उन्हें कोठी में लाया गया जिसे बीवी घर कहा जाता था, और उनके वहां लाने का प्रमुख उद्देश्य यह था कि उन क्रिश्चियन लड़कियों का वहां पर माल गनीमत के तौर पर बंटवारा होगा। जब उन्हें बीवी घर लाया जाता है, नाना साहेब की दृष्टि में उसका उद्देश्य था कि उनकी रक्षा की जाए, परंतु उनकी रक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया था हुसैनी बेगम को। इतिहासकार यह मानते हैं कि हुसैनी बेगम, अजीमुल्ला एवं सवार खान ने, इन तीनों ने वहां पर समझ जितने भी क्रिश्चियन लोग थे, जिसमें प्रमुख था स्त्रियां थी, उनका कत्लेआम कर दिया। एक भी जीवन शेष नहीं रहा। इस घटना में भी कोई भी हिंदू सैनिक संलिप्त नहीं था। डब्ल्यू.जे. सेफर्ड ये बताते हैं कि कानपुर के मुस्लिम सैनिक जब किसी क्रिश्चियन स्त्री को या पुरुष को देखते तो उनका व्यवहार यही होता कि तलवार निकालते और बिस्मिल्लाह कहते हुए उसका सर धड़ से अलग कर देते। यही घटनाएं उन अंग्रेज अधिकारियों के स्मृति कोश में ऐसे बैठ गई कि वह उनकी आर्मी का वॉर क्राई भी बनी। जब वह तथाकथित क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए जाते, यही कहते, रिमेंबर कानपुर, कानपुर की निशंस घटना मत भूलना, और यह कहकर वह सैनिकों का उत्साहवर्धन करते, जिससे उनके सैनिक और अत्यंत क्रूरता से उन क्रांतिकारी सैनिकों का दमन करते एवं आसपास के गांव को भी जला डालते, लूट लेते। इतिहासकार यह स्वीकार करते हैं कि जनरल लील ने कानपुर पर जब विजय प्राप्त करी थी, उसके पश्चात वहां पर उसने गांवों को जला डाला था, लोगों को पेड़ों पर लटका दिया था। उसका कारण यह स्मृतियां थी, और उन स्मृतियों को घटित किसने किया था? हिंदुओं ने नहीं किया था, मुस्लिम्स ने किया था। परंतु जनरल लील का अत्याचार दोनों पर हो रहा था, हिंदुओं पर भी, मुस्लिम्स पर भी, जिनका कोई दोष नहीं था उस हत्याकांड में, परंतु उन्हें भी भुगतना पड़ा। आनंद स्वरूप मिश्रा आदि इस मत से सहमत है कि बीबी घर में हुए कत्लेआम में भी नाना साहेब का कोई हाथ नहीं था, ना ही नाना साहेब का, ना ही हिंदुओं का। वहां पर जो घटित हो रहा था वह दीन के उन्माद में ही घटित हो रहा था। एवं जब उस भीड़तंत्र को नाना साहेब के विरोध का भी ज्ञान होता तो वह भीड़तंत्र नाना साहेब का भी विरोध करता। इसका एक प्रमुख उदाहरण है जब नाना साहेब पेशवा के मुख्य न्यायाधीश बाबा भट्ट ने दो मुस्लिम सैनिकों के हाथ काटने का आदेश दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोवध किया था। जब सेकंड कैवलरी के मुस्लिम सैनिकों को यह सूचना मिली तो वह यह भी कहने लगे कि नाना का क्या अधिकार है कि वह हमारे ऊपर शासन करे, हमने उसे अधिकार दिया है, हमने उसे अपना हुक्मरान बनाया है। यहाँ पर डब्ल्यू.जे. सेफर्ड एवं डेविड सोल यह भी मानते हैं कि जब नाना साहेब को इस सूचना का पता चला तो उन्हें मुस्लिम सैनिकों से क्षमा मांगनी पड़ी और उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि मुसलमान सैनिक गोवध कर सकते हैं, परंतु उन्होंने उनसे निवेदन किया कि वह हर स्थान पर ऐसा ना करें। और जब यह वार्तालाप हो रही थी, उस वार्तालाप में सैनिकों ने नाना साहेब के साथ अत्यंत ही अभद्र भाषा में बात की थी। उन्हें चेतावनी भी दी थी कि यदि वह ऐसा नहीं करते तो वह शीघ्र ही हुक्मरान नहीं रहने वाले हैं। और इस घटना के पश्चात मुस्लिम विद्रोही यह भी कहने लगे थे कि नाना साहेब को छोड़ो, हम अपना नया हुक्मरान बनाते हैं, जिसका नाम उन्होंने दिया था नन्हे नवाब। और एक समय पे यही स्वर जो धीमे धीमे उठते थे नन्हे नवाब के, वह अत्यंत उग्र हो गए। जुलाई में नाना साहेब को औपचारिक रूप से मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के सूबेदार के तौर पर स्वीकार किया था विद्रोही सैनिकों ने, परंतु उसके पश्चात नन्हे नवाब को बिठूर की गद्दी पर आसीन करने के सहमति विद्रोही सैनिकों में बनने लगी। और एक क्षण यह भी आया जब नाना साहेब ने स्वयं स्वीकार किया कि यदि आप नन्हे नवाब को बिठूर का शासक बनाना चाहते हैं, सूबेदार बनाना चाहते हैं, मैं स्वीकार करता हूं आपके इस प्रस्ताव को, यह भी स्वीकार करता हूं यदि आप चाहते हैं कि मैं इसके पश्चात संन्यास ले लूं तो यह भी मैं स्वीकार करता हूं। परंतु नन्हे नवाब कभी भी बिठूर के सूबेदार नहीं बन सके, क्योंकि कानपुर का विद्रोह शीघ्र ही दमन कर दिया अंग्रेजों ने। यदि हम रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में दृष्टिपात करें तो इतिहासकार डी.बी. प्रास ने सर जॉन के डॉक्टर राणा इस मत से सहमत है कि महारानी लक्ष्मीबाई का 1857 की क्रांति में सहभागिता देना स्वेच्छापूर्ण नहीं था एवं आरंभ के काल में उन्होंने अंग्रेजों की सहभागिता देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। झांसी में जो उपद्रव का आरंभ हुआ था उसका आरंभ किया था वहां के कैवलरी के जो सूबेदार थे काले खां,
झांसी का जो कारागृह था, उस कारागृह के जो मुख्य अधिकारी थे बख्शीश अली एवं तहसीलदार मोहम्मद हुसैन, इन 3 लोगों ने मिलकर वहां पर झांसी में उस तथाकथित क्रांति की आग सुलगाई थी। जब ब्रिटिशरों को इस उपद्रव का पता चलता है तो वे झांसी के किले में शरण लेते हैं। यह भी वैसी ही घटना है कि झांसी के किले में ब्रिटिश अधिकारियों ने शरण ली थी ताकि क्रांतिकारी उनकी प्राण हानि ना कर सके, उन्हें मौत के घाट ना उतारे। कैप्टन स्किन ने उनके साथ समझौता किया, आत्मसमर्पण की सहमति भी दे दी। बस यही शर्त थी कि क्रांतिकारी उन्हें जीवित छोड़ दें, परंतु ऐसा नहीं हो सका। आले खां के आदेश पर सारे क्रिश्चियन मारे गए। इसमें भी लगभग 60 ब्रिटिश अधिकारियों की, उनके परिवारों की मृत्यु हुई थी। मारो काफिर को, मारो काफिर को, यही नाद वायु में गूंज रहा था। एक अंग्रेज अधिकारी पीजी स्कॉट वहां से अपनी जान बचाकर भागने में सफल हुए थे, इसी कारण से क्योंकि वह एक मुस्लिम फकीर की वेशभूषा बनाकर भागे थे, अन्यथा वह भी उस क्रांति वाहिनी के कत्लेआम का शिकार हो जाते। सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही नहीं, वहां पर निकटतम जो बंगाली बाबू रहा करते थे, जो ब्रिटिश अधिकारियों को अपनी सेवा देते थे, उन्हें भी एक स्थान पर एकत्र कर मार दिया गया था। इतिहासकार इस मत से सहमत है कि इस कत्लेआम में महारानी झांसी का कोई भाग नहीं था। एक अंग्रेज व्यक्ति मार्टिन, जो उस समय वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने एक पत्र भी लिखा था दामोदर राव को, जिसमें उन्होंने यह भी बताया है कि महारानी झांसी का उसमें कोई हाथ तो था ही नहीं, एवं उन्होंने उनके खाने पानी की व्यवस्था की थी, एवं कुछ 100-200 लोगों की सेना जुटाकर उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी, ताकि उस दीनी भीड़ तंत्र से वह उनकी रक्षा कर सके। यही नहीं, उन्होंने उस ब्रिटिश सेना से यह भी कहा था कि वह शीघ्र दतिया के राजा के पास जाकर शरण ले, परंतु उन अंग्रेज अधिकारियों ने उनकी बात नहीं मानी। इसी कारण से वह उस दीनी भीड़ तंत्र का शिकार हुए। इसी के कुछ दिनों के पश्चात रानी झांसी जहां पर निवास करती थी, सैनिक उसकी किलेबंदी कर उन्हें भी उसी प्रकार से बंदी बना लेते हैं जैसे उन्होंने तात्या टोपे पेशवा नाना साहेब को बनाया था, और उनके सामने 2 ही विकल्प रखते हैं, या तो हमारा औपचारिक नेतृत्व करो या फिर मृत्यु स्वीकार करो। उन्हें यह भी कहा जाता है कि यदि वह ऐसा नहीं करेंगी तो जो उनका निवास स्थान है वह उसे बारूद से उड़ा देंगे। तो झांसी की रानी भी अस्थायी रूप से यही उचित समझती है कि औपचारिक रूप से इनका नेतृत्व करना अधिक युक्ति संगत है। और वहां भी पुनः वही नारे लगते हैं, खुल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुकूमत रानी की, फौज बहादुर की। जब यह सैनिक दिल्ली की ओर रवाना होते हैं तब वह अंग्रेजों को पत्र भी लिखती हैं। उन पत्रों में वह स्पष्ट करती हैं कि स्थितियां कितनी भयावह थी और जो भी घटित हुआ वह घटित हुआ एक अराजक भीड़ तंत्र द्वारा। उनके निर्देशानुसार कुछ भी घटित नहीं हुआ। उनके लिए जो यथासंभव लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना संभव था, उन्होंने वह करने का प्रयास किया। यह भी तथ्य है कि उन्होंने जो पत्र लिखे कमिश्नर को, होम डिपार्टमेंट कमिश्नर उनके पत्रों से सहमत थे, और अंग्रेजों ने जो उसका उत्तर दिया उन्हें यही कहा कि उनके लिए जो भी यथासंभव हो वह प्रयास करें उस अराजक तंत्र को काबू में रखने का, जब तक अंग्रेज सेना वहां पर ना आ जाए। एवं अंग्रेजों ने गैजेट द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि झांसी की रानी झांसी में ब्रिटिशरों के प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रही है। महारानी झांसी ने 10 महीने तक ब्रिटिशरों के प्रतिनिधि के तौर पर शासन किया। जब रॉबर्ट हैमिल्टन झांसी में नियुक्त किए जाते हैं 1 जनवरी 1858 को, तो वह रॉबर्ट हैमिल्टन को जो पत्र लिखती हैं उसमें वह स्पष्ट करती हैं कि मेरा जीवन आपके आने के कारण ही बच पाया है। रॉबर्ट हैमिल्टन ने एक इंक्वायरी भी कंडक्ट की थी कि क्या रानी ऑफ झांसी ने इस विद्रोह को किसी प्रकार से भड़काने का प्रयास किया है। उस इंक्वायरी में वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि महारानी लक्ष्मीबाई की इस विद्रोह में कोई सहभागिता नहीं है। उन्होंने यह कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होम डिपार्टमेंट को भेजी थी। इसका वर्णन डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने किया है। परंतु अंततः ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा, उसका कारण स्वयं ह्यू ग्रोस थे। ह्यू ग्रोस वह सैन्य अधिकारी थे जिन्हें भेजा गया था ब्रिटिशरों द्वारा झांसी में हो रहे विद्रोह का दमन करने के लिए। रानी झांसी ने अंतिम क्षण तक यह प्रयास किए कि ह्यू ग्रोस को यह स्पष्ट हो जाए कि मैं उनकी शत्रु नहीं हूं, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। ह्यू ग्रोस 6 जनवरी 1858 को झांसी के विरुद्ध अपनी सेना लेकर आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जनवरी एवं फरवरी की यह स्पष्ट करती है कि उन्हें यह पता था कि झांसी की रानी हमसे युद्ध नहीं लड़ना चाहती। उन्होंने अपने उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए जनवरी को एक वकील भी कमिश्नर को भेजा था, परंतु उसका उत्तर नहीं आ पाया। जनवरी फरवरी तक उत्तर आया नहीं। वहीं भोपाल के नवाब आदिल शाह और उनके साहबजादे फिरोज शाह झांसी में आ जाते हैं। क्यों आ पाते हैं? क्योंकि मुस्लिम सैनिकों का उन्हें सहयोग प्राप्त था। नवाब महारानी के नाम पर एक आदेश जारी करवा देते हैं जिसमें उन्होंने यही कहा था कि यह समय आ गया है हिंदू और मुसलमानों को काफिरों के विरुद्ध जिहाद करना है। प्रोफेसर एस.बी. मौर्य के अनुसार यह इश्तिहार समान था खान बहादुर खान के इश्तिहार से, तो संभव है किसी एक ही व्यक्ति ने दोनों इश्तिहारों को छपवाया था
उनके अनुसार यह इश्तिहार मौलवी सैयद कुतुब शाह की बरेली की प्रेस में छपा था। यही आदेश महारानी झांसी लक्ष्मीबाई एवं अंग्रेजों के बीच युद्ध का प्रमुख कारण बना। क्यों? जब यह आदेश जारी होता है तो इसकी सूचना हैमिल्टन को लगती है। हैमिल्टन गवर्नर जनरल को इसकी सूचना देते हैं। परंतु फिर एक बार पुनः 21 मार्च को झांसी की रानी ह्यू ग्रोस के पास अपना पत्र भेजकर यह स्पष्ट करती हैं कि मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहती। अनेकों इतिहासकार यह भी मानते हैं कि महारानी झांसी एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो कटुता थी उसको भड़काने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति थे, नत्थे खान, जो निकटतम ओरछा राज्य के एक दरबान थे। उन्होंने कई फर्जी आदेशों द्वारा, जिनको कभी महारानी झांसी ने जारी ही नहीं किया था, उनके द्वारा हैमिल्टन को यह विश्वास दिलाया था कि वास्तव में झांसी की रानी जैसे पत्र लिख रही हैं, जो उद्देश्य स्पष्ट कर रही हैं, वैसा नहीं है। वो वास्तव में युद्ध चाहती हैं आपसे। और इसी शंका के कारण जब भोपाल के नवाब उनके नाम पर एक आदेश जारी करवा देते हैं, अंग्रेजों की शंका उनके स्पष्ट मत में बदल जाती है। उनका मत यही हो जाता है कि वास्तव में यही तथ्य है, यही सत्य है कि महारानी झांसी हमसे युद्ध करना चाहती है। अब झांसी की रानी के समक्ष यही विकल्प रहता है कि यदि ब्रिटिश सरकार भी उन्हें न्याय नहीं दे सकती तो क्यों ना वह वीरों की तरह वीरगति प्राप्त करें, एक क्षत्रिय की भांति युद्ध में लड़कर। बेशक वह युद्ध एक इस्लामिक जिहाद हो, तो अंततः उन्हें युद्ध लड़ना पड़ता है। जब वह युद्ध भूमि में जाती हैं, उनके जो अंगरक्षक थे वह भी अफगानी पठान थे। उनका जो तोपखाना था, उसके जो प्रमुख अधिकारी थे गुलाम गोश खां, वह अफगान थे। इतिहासकार यह भी मानते हैं कि वह युद्ध भूमि में हरे रंग की पठानी पगड़ी पहनकर गई थी। जब वह झांसी के किले को बचाने में समर्थ नहीं रहती, जब वह कालपी की ओर कूच करती हैं, उनके साथ जो थे वह पठान ही थे। जब वह ग्वालियर जाती हैं तो वहां पर भी उन्हें उन्हीं सैनिकों का समर्थन मिलता है जो कैवलरी और आर्टिलरी के थे, जो पूर्व में बैरकपुर बहरामपुर की घटनाओं से प्रेरित होकर विद्रोह कर चुके थे। अंत में उनके जीवन का जो अंतिम युद्ध होता है उसमें वह अत्यंत ही वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त होती है। परंतु यह भी सत्य है कि वह इस तथाकथित क्रांति में स्वेच्छा से नहीं आई थी। यदि ईस्ट इंडिया कंपनी उनके पत्रों का उचित समय पर उत्तर दे देती, उन्हें यह विश्वास दिला देती कि हाँ, हम आपकी रक्षा भी करेंगे उस भीड़ तंत्र से, जो भीड़ तंत्र आपको विवश करता है इस क्रांति में कूदने के लिए अथवा मरने के लिए, तो संभव है कि 1857 के इतिहास में उनकी भूमिका कुछ भिन्न ही होती। यही नाना साहेब के साथ भी है। यदि उन्हें करो या मरो जैसे विकल्प नहीं मिलते और उस समय उन्होंने जो निर्णय लिए वह निर्णय लेने के लिए उन्हें विवश न होना पड़ता, तो संभवतः इतिहास ही भिन्न होता। यदि आप इस विषय पर अधिक पढ़ना चाहते हैं तो प्रोफेसर एजविन मोरे की 1957 जिहाद पढ़ सकते हैं। यदि आप मेरे तथ्यों से सहमत हैं तो लाइक अवश्य करें और इन तथ्यों को अपने तक ही सीमित न रखें, अपने परिवारजन, बंधु बांधव, मित्रों तक भी पहुंचाएं। मेरे ओपिनियंस पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बताएं। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार से नए तथ्यों को, नए मतों को उजागर करता रहूं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।